गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट? एंड वी हैव डन क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ एमसीक्यूज। जैसे हमने आपको टैक्सेशन वाला एमसीक्यू करवाया, देन हमने आपको और कौन कौन सा चैप्टर का किया? हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स करवाया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। देन लास्ट क्लास हमने जो मेन पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो रिलेटेड एमसीक्यूज हमने किया। सो आज हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब फाइनेंस वाला कुछ एमसीक्यूज करते हैं, राइट? है 113 एमसीक्यूज बट वी हैव चोजन ओनली 20 एज ऑफ नाउ, ठीक है? नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, राइट? मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, जब मैंने आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाया था, बेसिकली हम लोग बोरोइंग साइड के बारे में बात किया था, राइट? फाइनेंशियल मैनेजर को फंड्स चाहिए टू डू बिजनेस। वो फंड्स कैसे आएगा? ही विल इशू शेयर्स, ही विल इशू बॉन्ड्स, ही विल रेज फंड्स ना। जब इन्वेस्टर से वो पैसा रेस करता है, इन्वेस्टर से जब फंडिंग लेता है तो उसको कुछ प्रॉमिस करता है। इन केस ऑफ शेयर्स उसने डिविडेंड प्रॉमिस किया है, तो दैट इज बिकमिंग कॉस्ट टू द कंपनी। इन केस ऑफ बॉन्ड्स उसने फिक्स इंटरेस्ट प्रॉमिस किया इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, सो दैट इज बिकमिंग कॉस्ट टू कंपनी, राइट? सो उसी कॉस्ट का कैलकुलेशन हमने सीखा था। लाइक वी अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू इक्विटी शेयर्स। We have also understood how to calculate cost of raising funds through bonds, debentures. So bonds का जो हमने cost computation सीखा था, that was very simple. Usually interest net of tax, remember? तो अपन क्या करते हैं? present value of inflow equals to present value of outflow, right? present value of inflow is equals to present value of outflow करते हैं तो हमारा gross cost of debt आता है, फिर उसको अपने into 1 minus t कर देते तो हमारा net cost of debt आ जाता है। This is one of the simplest way of calculating KD, cost of debt. Now cost of equity, उसका numerous methods है निकालने का। One of the best is risk free rate plus risk premium, RF plus RM minus RF into beta. Remember that beta is what? Sensitivity of stock with respect to market return. तो हर स्टॉक का बीटा विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट निकालते हैं, मतलब सेंसिटिविटी चेंज, परसेंटेज चेंज इन स्टॉक रिटर्न एंड डिनोमिनेटर इज परसेंटेज चेंज इन मार्केट रिटर्न। मतलब अगर सेंसेक्स निफ्टी में अगर 10% का चेंज आता है तो स्टॉक में क्या चेंज आएगा, राइट? सो बीटा इज बिटवीन क्या? अगर बीटा 1 होता है इसका मतलब अपन ने पैसा मार्केट में लगाया है। बीटा मोर देन 1 है इसका मतलब स्टॉक रिटर्न ज्यादा से फ्लक्चुएट होगा अगर मार्केट कुछ रेंज से चेंज होगा, और 0 to 1 मतलब कम से चेंज होगा स्टॉक रिटर्न, राइट? तो उसमें अपन देखा कि व्हाट इज केई, सॉरी उसमें हम लोगों ने देखा था व्हाट इज केई, बताइए। हमने केई देखा था, उसमें क्या था? रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। जो रिस्क की अपन बात करें ना, वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टमैटिक रिस्क, बीटा, राइट? क्योंकि अगर हमारे पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो अनसिस्टमैटिक रिस्क जो कि कंपनी का फंडामेंटल्स, इंटरनल कंट्रोल, इन सब चीजों से रिलेटेड होता है, तो आपस में कट जाता है। कटता क्या नहीं है? कौन सा रिस्क नहीं कटता, कौन सा रिस्क कम नहीं होता? इट इज अ सिस्टमैटिक रिस्क, इट डिपेंड्स अपॉन इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, राइट, पॉलिटिकल इवेंट्स, इन सब चीजों पे वो डिपेंड करता है। तो कौन सा रिस्क कट जाता है? इट इज द अनसिस्टमैटिक रिस्क जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होने से कट जाता है। इट इज अ सिस्टमैटिक रिस्क विच नीड्स टू बी मेजर्ड एंड दैट इज बीटा, कि मार्केट का चेंज इतना है तो स्टॉक में क्या चेंज आएगा। तो बीटा 1 है मतलब पैसा अपने
मार्केट में लगाया है। बीटा मोर देन 1 मतलब स्टॉक ज्यादा अग्रेसिव है, बीटा 0 to 1 मतलब स्टॉक लेस एग्रेसिव है एज कंपेयर टू मार्केट, एंड बीटा 0 मतलब हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाया है। तो बीटा 0 होने से तो आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा 0 हो जाएगा। देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, रिस्क फ्री रेट, दैट इज रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो इन्वेस्टर होल्ड्स अ ब्रॉड पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, ये बीटा मैंने बताया था ना, गियर्ड बीटा अनगियर्ड बीटा, रिमेंबर कि डेप्ट इक्विटी रेशियो से भी ये और ज्यादा। एक तो ऑलरेडी इन्वेस्टर इक्विटी में जब पैसा लगाता है तो रिस्क तो रहता ही है, प्लस अगर कंपनी ने ज्यादा गियरिंग करके रखा है तो उसके कारण एक एडिशनल रिस्क हो जाता है, दैट इज गियर्ड बीटा। तो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बीटा वी यूज गियर्ड बीटा डिपेंडिंग अपॉन द डेप्ट इक्विटी रेशियो। एनीवेज, an investor holds a broad portfolio of investments. Which of the following is a systematic risk which may affect the value of portfolio? इसमें से कौन सा सिस्टमैटिक रिस्क है? अनसिस्टमैटिक वो होता है जो कट जाता है, जो कंपनी का फंडामेंटल्स, इंटरनल कंट्रोल, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। तो इसमें से कौन सा सिस्टमैटिक रिस्क है? आइए, one of the company in her portfolio has changed the basis on which it prepares its financial statement, thus lowering reported profits. I think, I don't know, you are going to say me. Legislation changes resulting in one company losing sales and going into receivership. I don't know. Interest rates could rise. This had got something to do with the market. The entirety. Basically, systematic risk एक ऐसा रिस्क है ना जिससे जितना भी कंपनी है मार्केट में, ऑल स्टॉक्स विल बी बैडली अफेक्टेड। A new product launched by one of the companies in our portfolio is deemed to be a commercial failure. A, B and D, these all three are internal related matters. ये एज अ इकोनॉमी एज अ होल नहीं है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, राइट? अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, राइट, देन इट्स अ सिस्टमैटिक रिस्क। सी, वुड अफेक्ट ऑल कंपनीज। देखो यहां पे लिखा हुआ भी है। चलिए नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंस फ्रॉम रिटर्न अर्निंग? देयर इज नो कॉस्ट एसोसिएटेड विद रिटर्न अर्निंग। बकवास की बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है ना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है। इंप्लिसिट कॉस्ट इज ऑलवेज देयर, राइट? रिटर्न अर्निंग्स आर लेस एक्सपेंसिव देन इक्विटी, बोल सकते हैं, क्योंकि आज अपन इक्विटी इशू करेंगे तो अपन को फ्लोटेशन कॉस्ट देना पड़ेगा, शेयर इशू कॉस्ट, और रिटर्न अर्निंग को अगर यूज कर लेंगे तो अपन शेयर इशू कॉस्ट नहीं लगेगा। घर का पैसा यूज कर लिया ना। आज हमने घर खरीदा, रिसेंटली आई बॉट अ न्यू हाउस, 2 BHK फ्लैट। तो उसमें क्या है, मेरे पास अपना पैसा अगर होता तो मेरे को लोन ले लेना पड़ता, तो 45 लाख मैं पूरा अपने पास में से दे देता, लेकिन आई डोंट हैव 45 लाख। मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक हैज टेकन प्रोसेसिंग फीस फ्रॉम मी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बैंक ने मेरे से प्रोसेसिंग फीस लिया है, चीज समझ रहे? तो वहीं पे मेरा चार्ज लग गया। तो घर का पैसा अगर लगाओगे तो चार्जेस कम लगते हैं, लगता ही नहीं है। अब बाहर से जब बोरो करोगे तो देयर आर सम काइंड ऑफ चार्जेस। तो रिटर्न अर्निंग्स आर लेस एक्सपेंसिव देन इक्विटी, बोल सकते हैं कुछ हद तक। रिटर्न अर्निंग्स आर इक्वली एक्सपेंसिव एज इक्विटी। जनरली अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग इज सेम एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिटर्न अर्निंग्स आर मोर एक्सपेंसिव देन इक्विटी। कौन सा आंसर सही है बेटा? एनी गेसेस फ्रॉम द बैच? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए आप लोग। Everyone is saying C. ठीक है, KR is equals to KE.
नो कॉस्ट तो हो ही नहीं सकता ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. एंड रिटर्न अर्निंग्स बीइंग पार्ट ऑफ इक्विटी. रिटर्न अर्निंग क्या होता है? इक्विटी का ही पार्ट है, तो उसका कॉस्ट इज ट्रीटेड एज सेम एज दैट ऑफ इक्विटी. राइट? तो यूजुअली अपन यही बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी बीइंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देखो यहां पे लिखा हुआ भी है, रिटर्न अर्निंग्स बिलोंग्स टू शेयर होल्डर, सो द कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग इज सेम एज दैट ऑफ शेयर होल्डर. इसका कॉस्ट जो के ही आता है ना, वही रिटर्न अर्निंग का कॉस्ट पकड़ लिया जाता है. राइट? अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, और सिस्टमैटिक मतलब जो मार्केट से रिलेटेड हो गया. इंटरेस्ट रेट मार्केट हो गया, कंज्यूमर डिमांड ग्लोबल इकोनॉमिक साइकिल, अगेन ये इकोनॉमी हो गया, एंड बेसिक कमोडिटी प्राइस चेंज, ये भी इकोनॉमी रिलेटेड हो गया. कंपनी डायरेक्टर ने गलत डिसीजन लिया तो ये उसी कंपनी का मैटर को इफेक्ट करेगा, सारा कंपनी को इफेक्ट नहीं करेगा. मतलब समझ गया ना? इंटरनल प्रॉब्लम्स अनसिस्टमैटिक, एक्सटर्नल इट इज सिस्टमैटिक. So A, C, D's are external, B is internal, so it is unsystematic. WACC का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ डेप्ट इंटू वेट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी. बुक वैल्यू से अपन को मतलब नहीं है. इक्विटी का मार्केट वैल्यू 48 है और डेप्ट का मार्केट वैल्यू 18 है. राइट? सो इट इज 18/66. दिस इज वेट ऑफ डेप्ट इंटू 8. दिस इज केडी एंड यही हमारा केई है, प्लस 48/66 इंटू 17. Please solve and get the answer. (48 plus 18 is 66. So 18/66 is weight of debt, 48/66 is weight of equity. दोनों का कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया. कॉस्ट ऑफ डेट अलग से दिया होता है, इंटरेस्ट रेट से मतलब नहीं है अपन को. कितना आ रहा है बोलिए? हाँ,
14.55%. चेक कर लीजिए आंसर. आ गया. नेक्स्ट. A speculator has a policy of investing all of his cash in a single company for a short period in the hope of achieving a capital gain. एक कंपनी में पैसा लगाना चाहता है. The speculator is presently looking for a company whose shares have a high beta coefficient. Right? Which of the following is the most rational explanation for the speculator's desire to identify a high beta security? वो ऐसा क्यों का चाहता है कि मतलब वॉट ही वॉन्ट्स दैट ही इज सर्चिंग फॉर हाई बीटा सिक्योरिटी. उसको ऐसा क्या लग रहा है? क्या उसको ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिक रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा एंड सिस्टमैटिक रिस्क रह जाएगा? ये कब होता है? जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो. आप सिंगल कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो सिंगल कंपनी में अनसिस्टमैटिक रिस्क विच इज स्पेसिफिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क को स्पेसिफिक रिस्क बोलते, वो डाइवर्सिफाई नहीं होगा. चीज को समझने की कोशिश करिए. अनसिस्टमैटिक रिस्क कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो मैंने आपको बताया है, के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा, उससे आपका स्टॉक रिस्क प्रीमियम आ जाता है. राइट? तो इस पे अपन कौन सा रिस्क मेजर कर रहे हैं? इसमें अपन सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर कर रहे हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क को नहीं मेजर. क्यों नहीं मेजर कर रहे? क्योंकि अपन यही मानते हैं कि हर इन्वेस्टर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेगा. नो वन इन्वेस्ट द एंटायर सेविंग्स इन अ सिंगल स्टॉक. ऐसा कोई नहीं करता. स्टॉक मार्केट में जितने भी प्लेयर है सबके पास में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है. डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में अच्छी बात है क्योंकि जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है जो कि कंपनी का फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है. राइट? इकोनॉमी टूट गया, सारा स्टॉक ही इफेक्ट होगा. इन्फ्लेशन रेट आसमान छू गया, सारा स्टॉक ही इफेक्टेड होगा. कोई पॉलिटिकल इवेंट आ गया, सारा स्टॉक इफेक्ट होगा. उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. दैट आर थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल. बट कंपनी का फंडामेंटल्स, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल पॉलिसीज, किसी का अच्छा है किसी का खराब है तो ऑन एन एवरेज वो कट जाएगा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखने से. तो अनसिस्टमैटिक रिस्क को अपन को कैप्चर करने का दरकार नहीं है. वी ओनली नीड टू कैप्चर द सिस्टमैटिक रिस्क. राइट? सो स्पेसिफिक रिस्क विल बी डाइवर्सिफाइड अवे ओनली इन केस ऑफ बड़ा पोर्टफोलियो, बिग पोर्ट, नॉट इन कंपनी वन. तो ऑप्शन बी आई डोंट थिंक सो. स्पेकुलेटर एक्सपेक्ट स्टॉक मार्केट प्राइस टू वीकन. नहीं, अगर वीकेंड होता तो वो लो बीटा कोएफिशिएंट में जाता, तो वो हाई बीटा कोएफिशिएंट में नहीं जाएगा. सो व्हाट डू यू थिंक? द करेक्ट आंसर वुड बी ही एक्सपेक्ट्स द मार्केट प्राइस टू स्ट्रेंथन, दैट इज व्हाई ही वांट्स हाई बीटा कोएफिशिएंट. राइट? हाई बीटा में लगा रहा है इसका मतलब क्या? उसको यही चाहिए कि उसको यह लग रहा है कि मार्केट प्राइस बढ़ेगा, मार्केट प्राइस अच्छा होगा तभी ना. मार्केट अगर मान लो हाई बीटा मतलब 3 हो गया, बीटा 3. व्हाट डज द वर्ड बीटा मीन? चेंज इन मार्केट, चेंज इन स्टॉक रिटर्न विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट. राइट? न्यूमरेटर में चेंज इन स्टॉक रिटर्न है, डिनोमिनेटर में चेंज इन मार्केट रिटर्न है. मार्केट अगर 1% से चेंज होगा, स्टॉक 3% से चेंज आएगा.
मार्केट अगर 5% से चेंज हुआ, स्टॉक 15% से चेंज होगा। तो मैं यही चाह रहा हूं ना कि आई एम थिंकिंग ऑफ शेयर प्राइस टू राइज, इसलिए मैं हाई बीटा में जाना चाहता हूं। ये आप लोगों ने CM1 में पढ़ा है, राइट? दीज आर कैश फ्लोज, राइट? इसको उनको अपन को डिसाउंड करना है। प्रोजेक्ट अप्रेजल का बात हो रहा है। अगर ये रियल कैश फ्लोज है, सो डिस्काउंट रेट भी रियल होना चाहिए। मतलब इन कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं है, राइट? अगर नॉमिनल कैश फ्लोज है तो डिस्काउंट रेट भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होना चाहिए। मतलब रियल कैश फ्लो शुड बी डिस्काउंटेड बाय यूजिंग रियल डिस्काउंट रेट, नॉमिनल कैश फ्लो शुड बी डिस्काउंटेड बाय यूजिंग नॉमिनल डिस्काउंट रेट। तो आप रियल रेट क्यों लेना चाहते हैं? वाई यू वांट द रियल रेट ऑफ रिटर्न? बिकॉज आई वांट इन्फ्लेशन टू बी इग्नोर्ड इन प्रेडिक्टिंग कैश फ्लोज। ये वाला होता है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में। राइट? कंपनी का शेयर प्राइस हैज अ बीटा ऑफ क्लोज टू 0। बीटा 0 मतलब क्या? मार्केट का जो फैक्टर्स है उसका कंपनी का शेयर प्राइस को फर्क नहीं पड़ता, सेंसिटिविटी नहीं है उतना। बीटा अगर मोर देन 1 है तो हाई सेंसिटिविटी, जरा सा मार्केट में चेंज आएगा, स्टॉक में ज्यादा से चेंज आएगा। बीटा 0 to 1 मतलब मार्केट में अगर 1% का चेंज आएगा तो स्टॉक में कम का चेंज आएगा। और बीटा क्लोज टू 0 मतलब मार्केट में जो भी चेंज आ रहा है स्टॉक में चेंज नहीं आ रहा, मतलब मार्केट से उसको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आज स्टॉक मार्केट कैसा भी परफॉर्म करे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो इंटरेस्ट रेट फिक्स है इन्वेस्टर को उतना ही मिलेगा, राइट? सो कंपनी इज नॉट सेंसिटिव टू द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मार्केट जनरली। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गया, वाटर सप्लाई कंपनी हो गया, जैसे हमारे यहां पे CESC है, राइट?
अनअट्रैक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको रिस्क लेने से डर लगता है वो लोग तो बीटा जीरो वाला में इन्वेस्ट करेगा ना। जो रिस्क एवर्स है वो लोग तो बीटा जीरो टू में जीरो या 0 to 1 में इन्वेस्ट करेगा, वो लोग मोर देन 1 में कभी इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। बोलता कोई रिस्क नहीं होगा, बीटा जीरो मतलब कोई रिस्क नहीं होगा, नहीं, गलत बात। बीटा जीरो मतलब सेंसिटिविटी नहीं है, मतलब सिस्टमैटिक रिस्क नहीं है, अनसिस्टमैटिक तो है। अनसिस्टमैटिक सब में इनबिल्ट होता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेने से आप आपस में कट जाता है, इसलिए अपन उसको मेजर नहीं करते। तो ये गलत बात है, ऑप्शन डी हो नहीं सकता, दैट देयर इज नो रिस्क एसोसिएटेड विथ इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। रिस्क तो है ही, सिस्टमैटिक नहीं है, अनसिस्टमैटिक तो है ना। अनसिस्टमैटिक कटता कब है, जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है तब कटता है। गियर्ड बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अनगियर्ड बीटा, उसके बाद ठीक है, हाँ। नाउ सपोज ये 0.20 था, तो ये कितना आएगा? 0.8, यस और नो? अब अगर मान लो ये 0.3 हो जाता है, टैक्स रेट इंक्रीज हो जाता है, तो ये 7 आएगा। ये अगर 0.8 से 0.7 हो जाएगा तो ये फैक्टर कम हो जाएगा, +1 में कम आएगा, मतलब अल्टीमेटली दिस विल फॉल। अगर टैक्स रेट बढ़ता है ये हमारा फॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या चीज? बेटा जनरल एक्सप्लेनेशन क्या होता है? फॉर्मूला से ही तो करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं इसमें? या तो तुम रट लो, टैक्स रेट बढ़ेगा तो गियर्ड बीटा कम होगा, डेप्ट इक्विटी बढ़ेगा तो गियर्ड बीटा बढ़ेगा, ये 2-3 चीज ही है, और कहा है क्या? A company has bonds in issue, repayable in 7 years with a nominal of 100 million, coupon rate 8%. The company's credit rating has been downgraded. Which of the following statement best reflects the implication of the revised credit rating for the company's cost of debt? बोलो। क्या होना चाहिए?
सही है, 100% सही है। क्रेडिट रेटिंग अगर कम हो जाता है किसी चीज का तो उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाएगा। मार्केट वैल्यू कम होते ही मालूम है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो मार्केट वैल्यू कम हो गया मतलब इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ डेट विल इंक्रीज। An investor cannot afford to construct a properly diversified portfolio. Which are the following best describe the significance of the beta of potential investment to that investor? देखो, अगर आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सक रहे, इसका मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क भी है। यस और नो? तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए। क्वेश्चन बोला ही नहीं है कि वो रिस्क से डरता है। पहला बात, बीटा हैज नो यूज व्हाटसोएवर टू दिस इन्वेस्टर, ये बात गलत है। आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें चाहे मत रखें, सिस्टमैटिक रिस्क प्रिवेल करता है, उससे आप इफेक्ट होंगे, उसको कैप्चर करना जरूरी है। तो बीटा नो यूज का तो बात ही नहीं है। दूसरा बात, लो बीटा इन्वेस्टमेंट विल बी ए सेफर इन्वेस्टमेंट, बोला है क्या? रिस्क से डरता है वो, कई बार भी लिखा है? नहीं लिखा, राइट? तो उसको हाई बीटा स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए अगर उसको ऐसा लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है तो, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ यही ऑब्जेक्टिव होता है हर इन्वेस्टर का। वेट मार्केट वैल्यू के बेसिस पे निकालते हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ये मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट वैल्यू से अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकालेंगे। जो भी हमारा डेप्थ एंड इक्विटी का जो मार्केट वैल्यू, उसको बेसिस से, अपने अभी थोड़ी देर पहले जो सम किया था 10, 20, 30 ऐसा कुछ था ना बुक वैल्यूज, लेकिन अपने उसको क्रॉस कर दिया। अपन को मतलब किससे था? मार्केट वैल्यू से, क्योंकि वो रियलिस्टिक है, राइट? आज के बेसिस पे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आना चाहिए। अभी मैंने बताया आपको, टैक्स में क्या था? टैक्स रेट चेंज हो रहा है, गियर्ड बीटा गिरेगा। अगर आपने ज्यादा बॉन्ड इशू किया, इसका मतलब आपका बीटा कोएफिशिएंट बढ़ेगा।
डेप्ट इक्विटी इंक्रीज हो रहा मतलब बीटा, गियर्ड बीटा बढ़ेगा, गियर्ड बीटा बढ़ना ही मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा। और हमने ऐसा सम भी आपको करवाया, गियर्ड बीटा दिया हुआ रहता था, डेप्ट इक्विटी रेशियो दिया हुआ रहता है, तो आपको पहले अनगियर्ड बीटा निकालना पड़ता है, फिर वापस से नया डेप्ट इक्विटी रेशियो से नया गियर्ड बीटा निकालना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैग कर लिया मैंने इसको। बीटा जीरो का मतलब ये थोड़ी है कि रिटर्न ही जीरो है। ऑप्शन डी तो बकवास है, सिक्योरिटी का रिटर्न, अरे बीटा जीरो मतलब सिस्टमैटिक रिस्क इज जीरो, अनसिस्टमैटिक रह सकता है। बीटा जीरो का मतलब ये थोड़ी कि आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आर एफ प्लस Rm minus Rf into beta. If this is zero, this will become zero. तो ये तो रहेगा, तो रिटर्न जीरो कैसे हो सकता है, हाई रिस्क है ही नहीं, जीरो रिस्क बोल नहीं सकते, अनसिस्टमैटिक स्टिल प्रिवेल्स। हाई रिस्क हो नहीं सकता, बीटा जीरो मतलब हाई रिस्क हो नहीं सकता, रिस्क फ्री नहीं हो सकता क्योंकि अनसिस्टमैटिक विल स्टिल बी देयर। ऑप्शंस का देखिए, गौर करिएगा ऑप्शंस में, एमसीक्यू में बेटा यही है, टंग ट्विस्टर है, नथिंग एल्स। एक ही कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के आपको 5 बार पूछेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और हमने पास्ट में अभी जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट टर्म, हमने स्टूडेंट से क्वेश्चंस भी पूछा था, तो उनका ये फीडबैक है, जेन्युइन फीडबैक है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, हमारा इंस्टीट्यूट का भी तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो है सो है, जेन्युइन फीडबैक है, दिस एमसीक्यूज हैव हेल्प्ड देम अ लॉट।
तो जिन्होंने भी अभी ये काफी बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी में कर रहे हैं, सो कृपया करके उनका तक ये मैसेज पहुंचाइए कि एटलीस्ट यू नीड टू डू सम रिकॉर्डेड वीडियोस एंड प्रैक्टिस टेस्ट बैंक. वी हैव मोर देन 1000 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टेस्ट बैंक, राइट? सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा. बाकी रेस्ट इज अपॉन यू. आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट. सो हाई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री नहीं है, क्योंकि अनसिस्टमैटिक इज स्टिल देयर. अगर कोई स्टॉक जिसका बीटा 0 है उसको मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूं तो पोर्टफोलियो का बीटा कम होगा कि नहीं होगा? राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको एक चीज समझाता हूं. सपोज करें मेरे पास 3 स्टॉक है, ठीक है? आरएफ, 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 आरएफ माइनस आरएफ इंटू बीटा. सॉरी, मैं जो बताने वाला हूं ना, मतलब सोच के भी आपको ऐसा अजीब सा लगेगा कि इतना नॉलेज है सर के पास. आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा, आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा. मैं तीनों स्टॉक का केई निकाल रहा हूं. केई केई निकाल लिया मैंने. अब मेरे को पोर्टफोलियो का रिटर्न चाहिए, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. तो क्या आएगा? वेट ऑफ ए इंटू पोर्टफोलियो का ऐसे ही ना आएगा, के ई ए. वेट ऑफ बी इंटू के ई बी, वेट ऑफ सी इंटू के ई सी. जनरली ऐसे ही आता है. सारे स्टॉक का इंडिविजुअल मैंने रिटर्न निकाल लिया, देन वेटेड एवरेज कर लिया. इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, आरएफ सब में कॉमन है, आरएफ माइनस आरएफ सब में कॉमन है. व्हाट इट इज द बीटा विच इज डिफरेंट. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वे, व्हाट कैन आई डू? आई कैन कैलकुलेट इंस्टेड ऑफ बी ए, बी बी, बी सी, मतलब बीटा. तीनों का इंडिविजुअल बीटा नहीं निकाल कर मैं पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लेता हूं. तीनों का बीटा यहां नहीं बैठा के मैं क्या करूंगा? वेट ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ ए, वेट ऑफ बी इंटू बीटा ऑफ बी, वेट ऑफ सी इंटू बीटा ऑफ सी. अब पोर्टफोलियो बीटा से मैं आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा पोर्टफोलियो. आई कैन डू लाइक दिस. तो अगर किसी स्टॉक का बीटा 0 है तो पोर्टफोलियो का बीटा गिरेगा ना. वही है. द इन्वेस्टमेंट विल मेक अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेस सेंसिटिव टू मूवमेंट ऑन द मार्केट. या आप इंडिविजुअल पहले निकाल के आप एवरेज कर लो, या बीटा का एवरेज निकाल के फिर आप रिटर्न निकाल लो. तो अगर मेरे पोर्टफोलियो में एक ऐसा बीटा ऐड हो रहा है जिसका बीटा 0 है, लेस सेंसिटिव टू द मार्केट. आई थिंक पिक्चर काफी हद तक क्लियर है. चलिए,
इन्फ्लेशन के टाइम में रियल रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट नॉमिनल रेट्स विल चेंज. कितना आएगा? कितना आंसर है? बोलिए बोलिए, कितना आ रहा है? गलत. 8.6 है, देख लीजिए. You need to understand, एक करोड़ का 6 months सो 4% कितने से कितना हो रहा है? 4 लाख. और कमिटमेंट फी कितना हुआ? हाउ मच? एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन. सो मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है?
4 लाख आया था ना, 50 lakhs का, मतलब 1 crore का 6 months, 1 CR into 6 months, so 6/12 into 8%. और कमिटमेंट फी है मेरा 12,500। ना ये जो भी पेमेंट है मेरा एडवांस में है, राइट, आई एम पेइंग हियर, इसको आगे लेके जाना पड़ेगा ना। वन 1.04 कितना आ रहा है बोलो? हम्म 4,29,000, राइट। तो कितना आ रहा है कर लो। 4,29,000 6 महीने का है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 CR, तो 8.6% अप्रोक्स आ रहा है ना। ये लोग एनुअल बेसिस पे किया है, यू कैन डू दैट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। मतलब ये जो भी कॉस्ट आएगा 6 महीने का आएगा, तो इंटू 2 कर लिया अपन। कमिटमेंट फी में लिखा नहीं है पर एनम, बट पर एनम होगा। तो 4/12/500 स्टार्टिंग में दे रहा हूं, 6 महीने के बाद कंपाउंडिंग कर लिया, 8% पूरे साल का, तो 6 महीने का 4%, राइट। करूंगा तो 4.29% आ रहा है, इंटू 2 करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 8.6 आ जाएगा। नियरेस्ट आंसर लेना है। कहां चला गया है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 2013।
कंपनी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट किया है. It is expected that company will continue to increase its profit by 10% in each year. Company is expected to have a terminal value of 50 crores. Okay. I'm just trying. इक्कीस, 22, 23, 24, 25. इधर 10 करोड़, तो इधर होगा 11, 12.1, 13.31. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट चेक. और ये आएगा 14.64 समथिंग आई गेस. और टर्मिनल वैल्यू प्लस 50 लाख. यहां पे वैल्यू पूछा है, तो इसको डिस्काउंट करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है एट द रेट 5%. बारह और 13, 25, 39, 89. टोटल 89 हो रहा है. आई थिंक इट इज अराउंड 79 आई गेस, है ना? ओके, ये जस्ट कॉपी, ये ठीक है ना? 14.1, 13.31 ठीक है. एंड दिस विल बी 14.641. हाँ हाँ, तो अपन को यहां पे वैल्यू चाहिए, यहां पे खड़ा है इन्वेस्टर. तो ये फ्यूचर हो गया और ये टर्मिनल. 12 प्लस 13, 25 प्लस 14, 39, 39 प्लस 50, 89. टोटल 89 है. और डिस्काउंटेड ज्यादा नहीं है, तो आई थिंक ये होना चाहिए. सही है. इसमें से एक्सटर्नल कौन सा है? बताइए. ऑप्शन सी सही है.
कस्टमर स्पेसिफिक रिस्क है ये। क्रेडिट रिस्क, दिस इज इंटरनल। साइबर सिक्योरिटी क्या होगा? इट्स ए प्रॉब्लम एज अ होल। ठीक है, इसका बताइए 20 का। कितना आ रहा है? कितना? 15। सही है। बहुत सिंपल है ये। एक लाख का 5%, $5,000 हो गया। अच्छा, 5 लाख का 2.5%, सॉरी 5 लाख का 2.5% बोल रहा हूं। 5 लाख का 0.5%, क्योंकि 6 महीने का कर रहा हूं ना मैं, तो 10% बन गया। 10% 12 मंथ्स का है, तो 5% हो जाएगा 6 मंथ्स का, और 1% 12 मंथ्स का है, तो 0.5% बन जाएगा 6 महीने का। 7,500 आ गया। 7,500 1 लाख, 7.5 इंटू 2, 15% आ गया। ये फुल अमाउंट अवेलेबल पे लगेगा कमिटमेंट। इसके पिछले वाले में क्या था? इंटरेस्ट अपन एडवांस में दे रहे थे, तो उसको अपन आगे लेके गए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको घर पे भी करना है, राइट? एंड यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। यस।